अभी यहाँ पर हमें परावैद्युतांक को परिभाषित करना है। परावैद्युतांक क्या है, उदाहरण सहित इसको हम देखेंगे। साथ में यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट भी पढ़ने के लिए मिलेंगे इस परिभाषा के अंतर्गत। तो सबसे पहले यहाँ पर हम परिभाषा देख लेते हैं। परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक हो जाएगा। परावैद्युतांक में बताया गया है वायु या निर्वात में। कंडीशन यहाँ पर आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, वायु या निर्वात में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश। वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेश। अब मान के चलिए कि यहाँ पर हमने एक बिंदु आवेश या एक आवेश ये मान लिया, इसको हमने ए नाम दे दिया। एक आवेश ये मान लिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। और ये दोनों एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो जो 10 मीटर है, ये जो दूरी है, ये दूरी कैसी हो जाएगी, आपकी निश्चित दूरी हो जाएगी। 10 मीटर, वैल्यू 10 मीटर फिक्स होने के कारण जो दूरी रहेगी ये कैसी हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। तो वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, निश्चित तौर पर इन दो आवेशों के मध्य या तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, या फिर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और कंडीशन हम समझते हैं कि यदि विजातीय आवेश हैं, विपरीत आवेश हैं, तो उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। और यदि सजातीय आवेश हैं, समान आवेश हैं, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी आवेशों के मध्य बल तो काम करेगा ही करेगा। तो कंडीशन में हमने क्या देखा, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, इसको स्पष्ट करने के लिए सीधा लिख सकते हैं कि आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी माध्यम में। अब हमने इन्हीं आवेशों को कहाँ पर रख दिया, अब हमने इन आवेशों को रख दिया किसी माध्यम में। जहाँ हम वायु या निर्वात लेके चल रहे थे, अब हमने उसकी जगह किसको ले लिया, किसी माध्यम को ले लिया। तो किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक कहा जाता है। और परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, के से प्रदर्शित किया जाता है। तो परावैद्युतांक यानी क्या हो जाएगा, के बराबर पहली कंडीशन में भी बल लग रहा था, दूसरी कंडीशन में भी बल लग रहा था। तो पहली कंडीशन के लिए बल को हमने F लिखा और दूसरी कंडीशन के लिए बल को हमने क्या लिखा, F डैश। पहली वाली जो कंडीशन थी ये हवा या निर्वात के लिए थी, इस F के साथ हम किसको लेकर चलेंगे, निर्वात को लेकर चलेंगे। दूसरी बार हमने कहा किसी माध्यम में उतनी ही दूरी पर उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात। तो यहाँ पर इस F डैश के साथ क्या हो जाएगा, कोई माध्यम हो जाएगा। इस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। इसके पश्चात यदि हम देखें तो यहाँ से हमें कुछ उदाहरण देखने हैं। यहाँ से हम किसको लेकर चलेंगे, उदाहरणों को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम देखेंगे किसको, एम्बर नामक पदार्थ को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्बर हो जाएगा। एम्बर नामक पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है ये कितना होता है, 2.8 होता है। कितना हो जाएगा, 2.8। अब यहाँ पर देखिए परावैद्युतांक की कोई इकाई नहीं होगी, ठीक है। परावैद्युतांक की कोई इकाई नहीं होगी क्योंकि ये दो राशियों का अनुपात है। ऊपर भी बल के बारे में बताया जा रहा है, बटे में भी क्या हो जाएगा बल, तो आपस में कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। इस कारण यहाँ पर हम इकाई का उपयोग नहीं करेंगे।
इसके बाद यदि हम देखें तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका गिलास हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कांच की बात कर रहे हैं। कांच यानी 5, तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5.1 होती है। कांच का जो परावैद्युतांक होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.1 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, एक्वा। वैसे तो हम एक्वा लिख रहे हैं, आप इसका साधारण नाम ही लिखें। हम किसकी बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं। और जल का परावैद्युतांक कितना होता है, 80.4। इसका मान कितना हो जाएगा, 80.4। इसके बाद क्या हो जाएगा, केरोसिन। इसके बाद क्या हो जाएगा, केरोसिन। केरोसिन यानी किसकी बात कर रहे हैं, मिट्टी के तेल की। तो कोष्टक में हम किसको लिख करके चलेंगे, मिट्टी का तेल। घासलेट भी इसको कभी कभी कहा जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.0। केवल कितना लिखा जा सकता था, 2 भी लिखा जा सकता था। तो ये केरोसिन यानी मिट्टी के तेल का क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक हो जाएगा। अब मेन जो बात निकल करके यहाँ पर हमारे सामने आती है, ये आती है आपकी हवा। यानी किसकी बात कर रहे हैं, वायु की बात कर रहे हैं। वायु का यहाँ पर हम क्या देखेंगे, परावैद्युतांक देखेंगे तो 1.0000536 ये होता है वायु का परावैद्युतांक। कितना होता है, 1.0000536। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रयोग के लिए, तो यहाँ पर आपको किसके लिए, प्रयोग के लिए। प्रयोग का मतलब है जब हम किसी क्वेश्चन में इसके मान को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें वायु या हवा का जो परावैद्युतांक लिखना है, तो प्रयोग के लिए इसका हम मान कितना लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे, 1। तो एक तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका आगे काम करेगा क्वेश्चनों के अंदर भी। और एक और यहाँ पर यदि हम उदाहरण देखें तो एक और यहाँ पर हमें उदाहरण देखने के लिए मिलेगा, धातु। जो धातुएं होती हैं, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है ये कैसा होता है, अनंत होता है। तो यहाँ से भी आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। धातुओं का परावैद्युतांक कैसा होता है, अनंत। चीनी मिट्टी को भी आप यहाँ पर 5.6 से लेकर 6.7 के मध्य अप्रॉक्सली ले सकते हैं। देखिए पदार्थ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्यतः आप यहाँ पर किसके बारे में याद करके रखें, वायु के बारे में याद करके रखें और धातु के बारे में याद करके रखें। तो हमने परिभाषा देखी, फॉर्मूला देखा और ये क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। इसके पश्चात अब हम 2 बलों के मध्य तुलना करने वाले हैं। एक स्थिर विद्युत बल। सबसे पहले हम यहाँ पर किसको लेके चल रहे हैं, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल की तुलना किसके साथ करेंगे, स्थिर विद्युत बल की तुलना करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के साथ। स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों बलों इनकी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। कुछ इसमें हमें कॉमन देखने के लिए मिलेंगे बिंदु, समानताएं जिनको हम कह सकते हैं। कुछ हमें इनमें अलग अलग बिंदु देखने के लिए मिलेंगे, जिसे आप असमानताएं या सीधा सीधा अंतर कह सकते हैं। तो सबसे पहले 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाला, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाला, 2 आवेशित कण। हम 2 आवेशित कणों को ले रहे हैं और इन 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल और किसकी बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं। तो जो स्थिर विद्युत बल का परिमाण होता है, उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। 2 आवेशित कणों के मध्य लगने वाला कौन से बल की बात कर रहे हैं, स्थिर विद्युत बल। तो इस स्थिर विद्युत बल को हम केवल विद्युत बल भी कह सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है ये अधिक होती है, किससे अधिक होती है,
उन दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर निकल कर के ये आ जाता है कि जो स्थिर विद्युत बल का जो मान होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के मान से कैसा होता है, अधिक। यदि हम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य या दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो जो विद्युत बल होता है उसकी वैल्यू कैसी होती है, अधिक होती है। अब किस कंडीशन में हम उन दो आवेशित कणों को लें जिसमें स्थिर विद्युत बल का मान अधिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल से। तो सबसे पहले दो आवेशित कणों के रूप में यहाँ पर हम किसको ले लेते हैं, दो आवेशित कणों के रूप में सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं दो प्रोटॉन। देखो, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल की बात कर रहे हैं। तो दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कितना होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्थिर विद्युत बल। ये आ जाएगा आपका स्थिर विद्युत बल। ये किसकी अपेक्षा, गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा, गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कितने गुना होता है, 10 की पावर 36 गुना होता है। कितने गुना होता है, 10 की पावर 36 गुना होता है। अब आप बात समझिए, वैल्यू किसकी अधिक है, वैल्यू है स्थिर विद्युत बल की अधिक। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू को उस वैल्यू के बराबर करने के लिए इस वैल्यू के साथ हमें गुणा करना पड़ा। कितने का, 10 की पावर 36 का। तो इसे परिभाषात्मक रूप से हम कैसे लिख सकते हैं, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना अधिक होता है, 10 की पावर 36 गुना कैसा होता है, अधिक होता है। बात समझ गए। इसके पश्चात एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। एक हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, और एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमें कितने आवेशित कणों की आवश्यकता है, दो आवेशित कणों की। तो एक क्या हो जाएगा आवेशित कण के रूप में प्रोटॉन, और एक क्या हो जाएगा आवेशित कण के रूप में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें यदि हम इन दोनों बलों की तुलना करें तो यहाँ पर हमें इन दोनों के मध्य जो बल देखने के लिए मिलेगा, स्थिर विद्युत बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कितना होता है, 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है। स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कितने गुना अधिक होता है, 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है। यानी अधिक कौन सी वैल्यू है, स्थिर विद्युत बल वाली वैल्यू अधिक हो जाएगी। अब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बात करते हैं। अब अगली कंडीशन में यहाँ पर हम देखेंगे दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, दो इलेक्ट्रॉन यानी आवेशित कण हमें कितने लेने थे, दो। तो इनके मध्य भी यदि हम यहाँ पर किसको लेके चलें, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल को लेके चलें, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्थिर विद्युत बल जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 43 गुना होता है। कितना होता है, 10 की पावर 43 गुना। तो आपको ये तीनों कंडीशनों में ये समझ में आएगा कि दो आवेशित कणों के मध्य जब हम स्थिर विद्युत बल की बात करते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो हर एक कंडीशन में स्थिर विद्युत बल की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। अब बस ऐसे सीख लीजिए कि दो प्रोटॉन 10 की पावर 36 गुना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 39 गुना, दो इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 43 गुना। ऐसी वैल्यू को यदि अपन कर लेंगे तो फिर अपना ये याद रहेगा। इसके पश्चात अब हम कंडीशन को यहाँ पर एक कंडीशन को इसमें से सॉल्व कर लेते हैं। एक कंडीशन को सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो पहले अपन यहाँ पर प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, एक प्रोटॉन तथा
एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन। हमने कहा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के मध्य जो स्थिर विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 10⁻39 गुना कैसा होता है, अधिक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी तुलना करने के लिए इधर पहले किसको लेके चलते हैं, प्रोटॉन को लेके चलते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब हमें याद होना चाहिए प्रोटॉन पर आवेश की वैल्यू कितनी होती है। प्रोटॉन पर आवेश की वैल्यू 1.6 गुणे क्या हो जाएगा, 10⁻−19 कूलम। और इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी ई का मान 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। इसके पश्चात विद्युत बल की बात कर रहे हैं। तो विद्युत बल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहता है, जिसका मान आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9। अब यहाँ पर हम विद्युत बल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अब हम विद्युत बल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो विद्युत बल F बेस के रूप में E बराबर, विद्युत बल को किससे प्रदर्शित किया गया है, F बेस के रूप में हमने क्या लगा के रखा है, कैपिटल E। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे दूरी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे दूरी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो FE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, 9। Q1 यानी पहला जो प्रोटॉन, Q1 और Q2 माने दो आवेशित कणों की बात कर रहे थे। तो पहला आवेशित कण कौन सा था, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर आवेश, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो Q1 की जगह प्रोटॉन वाली वैल्यू लिखी जाएगी और Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यू लिखी जाएगी। हालांकि दोनों सेम रहती हैं तो कोई इशू नहीं बनेगा। 1.6 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, -19 गुणे 1.6 गुणे क्या हो जाएगा, 10 की पावर -19 और बटे में R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 1। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अभी हमने किस बल के बारे में चर्चा की, विद्युत बल के बारे में चर्चा की। अब हमें क्या देखना है, गुरुत्वाकर्षण बल देखना है और उसमें भी अप्लाई करना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे द्रव्यमान। यहाँ पर लेके चलेंगे किसको, द्रव्यमान को। तो स्मॉल m ये क्या है, द्रव्यमान। अब ध्यान दें हम किसको लेके चल रहे थे, प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो द्रव्यमान है, पहले द्रव्यमान किसका आएगा, प्रोटॉन का। फिर द्रव्यमान किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, यानी MP। ये जो संकेत के रूप में MP लिख रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोटॉन के द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित करेगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान को। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1.7 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम। हालांकि जो वैल्यू होती है वो 1.67 गुणे 10 की पावर क्या होती है, -27। तो जो 1.67 होती है उस 67 को एक अंक आगे बढ़ा करके हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 1.7। बात समझ गए। इसके पश्चात हमें क्या लिखना है, द्रव्यमान लिखना है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg यानी क्या हो जाएगा, किलोग्राम। हमें लगाना है विद्युत बल, यहाँ लगा था और यहाँ क्या लगाना है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। तो गुरुत्वाकर्षण बल के फॉर्मूले में कैपिटल G एक क्या होता है, नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू 6.67 गुणे 10 की पावर -11 होती है। कितना हो जाएगा मान, 6.67 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, -11। यदि आपको
ये वैल्यूएं याद नहीं हैं तो फिर यहाँ कुछ कर पाना संभव नहीं है। कक्षा 11वीं की बेसिक वैल्यूएं याद होनी चाहिए, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। यहाँ पर अब हम किसकी बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो बल की बात कर रहे हैं तो F हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं तो F के साथ बेस के रूप में क्या लेके चलेंगे, कैपिटल G। और फॉर्मूला क्या होता है, Gm1 इंटू M2 बटे दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ इसीलिए तो हमने द्रव्यमान लिखा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, m1 m2 बटे दूरी का स्क्वायर। तो इसके पश्चात हम वैल्यू पुट करेंगे, Fg बराबर कैपिटल G का मान 6.67 गुणे 10 की पावर -11 इंटू m1 यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, m2 यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो दोनों की वैल्यू लिखेंगे 1.7 1.7 गुणे 10 की पावर -27 इंटू में क्या हो जाएगा 9.1 गुणे 10 की पावर -31 और बटे में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये बन जाएगा अपना समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गए। इसके पश्चात अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर लेफ्ट का लेफ्ट में हो जाएगा, राइट का राइट में हो जाएगा। समीकरण 1 यानी F बटे क्या हो जाएगा E, और बटे में क्या हो जाएगा F बटे, और F बेस के रूप में आ जाएगा आपका G। तो F बेस के रूप में E बटे F बेस के रूप में क्या हो जाएगा G। समीकरण 1 की वैल्यू क्या थी, 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणा में हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर हो जाएगा -19 और ये बटे में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। और अब जो हम बटे का चिन्ह लगा रहे हैं, जिसमें हमने कहा भाग देने पर, तो ये क्या हो गया, भाग वाला साइन हो गया। और अब लिखेंगे यहाँ से समीकरण नंबर 2, तो 6.67 गुणे 10 की पावर -11 और गुणा में हो जाएगा 1.7 गुणे 10 की पावर -27 गुणे 9.1 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा -31 बटे में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। बात समझ गए। अब बाहर वाली संख्या का क्या होता है, गुणा होता है और बटे के ऊपर लिखे जाते हैं, फिर बटे का चिन्ह लगाया जाता है, फिर अंदर वाली संख्या का गुणा होता है और बटे के नीचे लिखे जाते हैं। तो हम सीधा r स्क्वायर से r स्क्वायर को क्या कर देंगे, काट देंगे। ऐसी परिस्थिति अपनी बन जाएगी इस समीकरण में। इसके पश्चात यहाँ से f बेस के रूप में E, f बेस के रूप में G बराबर क्या दिया गया है, 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 और बटे में हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की पावर -11 गुणे 1.7 गुणे 10 की पावर -27 गुणे 9.1 गुणे 10 की पावर -31। इसके पश्चात जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो पावर लगे हुए हैं उन पावर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नीचे वाले पावर कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले पावरों के साथ वो घट जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ बच जाएंगे। तो इसके पश्चात हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इसके पश्चात जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो FE बटे FG बराबर पावर ये कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो जो माइनस में पावर हैं वो ऊपर जाएंगे, तो कैसे हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। और प्लस में हो जाएंगे और पहले से ही वहाँ पर पावर माइनस में है तो उनमें से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। बात समझ गए।
ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? सबसे पहले तो 10 की पावर -11 ऊपर लेके गए, 10 की पावर -27 ऊपर लेके गए, 10 की पावर -31 ऊपर लेके गए, तो ये सब प्लस में हो गए। और प्लस में यहाँ पर 10 की पावर 9 थे, तो ये 9 और ये बाकी के पावर सब आपस में कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इसके पश्चात -19 यानी कितने हो गए? 38। तो -38 जो रहेंगे ये उन पावरों में से क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। इसके पश्चात फिर हम दशमलव हटा करके क्या करेंगे? कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ पर 2.37 इसकी वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। और जो पावर शेष बचेगी ये बचेगी 10 की पावर 39 गुना। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें यहाँ पर सॉल्व करने पर प्राप्त हो जाएगी। ये जो दशमलव के बाद 37 प्राप्त हुआ है इसको हम एक अंक बढ़ा करके भी आसानी से लिख सकते थे। एफ ई बटे में क्या हो जाएगा? एफ जी। इसको हम लिख सकते थे 2.4 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा? 39। इसका क्या कर देंगे यहाँ पर? पक्षांतर। पक्षांतर करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? पक्षांतर करने पर हमें एफ ई बराबर 2.4 गुणे 10 की पावर 39 और गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पर? एफ जी। यानी हम बात कर रहे थे कि जो स्थिर विद्युत बल होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है, या 10 की पावर 39 गुना होता है। तो ये दोनों बलों में हमने क्या की? तुलना की। दो आवेशित कण लिए जिसमें से एक आवेशित कण के रूप में हमने प्रोटॉन को लिया और एक आवेशित कण के रूप में हमने किसको लिया? इलेक्ट्रॉन को। एक में विद्युत बल वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी तो समीकरण 1 बनाया, और एक में गुरुत्वाकर्षण वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी तो समीकरण 2 बनाया। एक में 2 का भाग दिया, R से R कटा। उसके पश्चात पावर को अपन क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। सॉल्व करने पर हमें 2.4 इंटू 10 की पावर 39 गुना यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात कुछ चीज़ें तो इन दोनों बलों में क्या मिलती हैं? सिमिलर मिलती हैं, यानी कुछ तो समानताएं रहेंगी, जबकि कुछ बिंदुओं में हमें क्या देखने के लिए मिलेंगी? असमानताएं देखने के लिए मिलेंगी। हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं किसको? स्थिर विद्युत बल को। उसी वाले को आगे लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हम स्थिर विद्युत बल और किसकी बात कर रहे थे? गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों में कुछ तो हमें समानताएं देखने के लिए मिलेंगी। समानताएं यानी जो इन दोनों बलों में कॉमन चीज़ें हैं, समान हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनमें बताया गया है कि दोनों बल जो होते हैं ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। कैसे पता चला कि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं? तो पहली कंडीशन में ये बना F समानुपाती क्या होता है? 1/r²। तो दोनों ही बल इसका पालन करते हैं। जैसे यदि आप यहाँ पर देखें तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो यहाँ विद्युत बल जो है एफ ई ये दूरी के वर्ग के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ पर भी देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी ये भी दूरी के वर्ग के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। यदि कोई 1 के बटे में वैल्यू लिखी है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। और व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण ही यहाँ पर लिखेंगे दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या कहते हैं? पालन करते हैं। क्लियर हुआ? कहाँ से हमने ये बिंदु बताया? दोनों फॉर्मूलों को देखा तो दोनों फॉर्मूलों में F समानुपाती 1/r² बन रहा था। दोनों बल। इसके पश्चात देखेंगे तो अगली जो कंडीशन होती है, दोनों बल निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं। निर्वात में भी क्रियाशील होते हैं, यानी क्रियाशील होने का मतलब क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील होने का मतलब दोनों बल निर्वात में भी लगते हैं।
दोनों बल कहाँ पर लगते हैं? निर्वात में भी लगते हैं। तो इसके पश्चात दोनों बल यदि हम देखें तो अगली कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। दोनों बल कैसे बल होते हैं? दोनों बल संरक्षी, सापे बिंदी है और रक्षी लिखा हुआ है। दोनों बल संरक्षी बल होते हैं, संरक्षी बल होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल का मतलब क्या है? किया गया कार्य जब बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, किया गया कार्य जब बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है तो इस प्रकार के बल को संरक्षी बल कहते हैं। और जब किया गया कार्य बीच के मार्ग पर निर्भर करता है, कहाँ से कहाँ तक आए, वो बीच का मार्ग कैसा था उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? असंरक्षी बल। तो शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ गए? इस कारण दोनों ही बलों को यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो जो बल होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे? आपके बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करेंगे। इस कारण दोनों बलों को क्या कहा गया है? संरक्षी बल कहा गया है। अब दोनों बल एक पॉइंट और देखेंगे, हालांकि कल भी आपको बताया गया था, नहीं बताया था, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में, उसमें भी हमने बताया था वो बल भी केंद्रीय बल है और यहाँ ये दोनों बल भी केंद्रीय बल होते हैं। तो दोनों बल किस प्रकार के बल हैं? केंद्रीय बल हैं। दोनों बल केंद्रीय बल हैं। केंद्रीय बल का मीन्स क्या होता है? जो बल केंद्र से लगता है, केंद्र से प्राप्त होता है, इस प्रकार के बलों को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। तो वही कंडीशन अप्लाई होती है विद्युत बल के ऊपर भी और यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी आपकी गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भैया जो कंडीशनें हैं ये दोनों में अप्लाई हो रही हैं, दोनों में अप्लाई हो रही हैं, इसी कारण इन्हें क्या कहा गया है? समानताएं। ये दोनों बलों में क्या थी? कॉमन चीज़ें थी, समानताएं थी। इसके पश्चात अब हम क्या देखेंगे? इन दोनों बलों में क्या देखेंगे? असमानताएं देखेंगे। तो शॉर्ट में लिखेंगे अब हम यहाँ पर एफ ई तथा एफ जी में क्या हो जाएंगी? असमानताएं। असमानताएं मतलब अब दोनों में जो बात होगी वो कैसी होगी? अलग अलग होगी। दोनों में क्या हो जाएगा? अब अंतर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बताया गया है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। सुनिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा यानी सदैव कैसा होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। बात समझ रहे हैं? माने गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है, जबकि स्थिर विद्युत बल की यदि हम बात करें तो ये आकर्षण प्रकृति का भी होता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जबकि किसकी बात कर रहे हैं? एफ ई की, स्थिर विद्युत बल की। ये आकर्षण प्रकृति का भी होगा और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का, दोनों प्रकृति का होता है। तो फिर ये बात कैसी हो गई? थोड़ी अलग हो गई, नहीं हो गई है? गुरुत्वाकर्षण बल इसके पश्चात यदि हम देखें तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा स्थिर विद्युत बल कैसा होता है? प्रबल होता है। तो इसको हम शॉर्ट में सीधा क्या लिखेंगे कि जो स्थिर विद्युत बल की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होगी? गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा होगी, तभी तो प्रबल माना जाएगा। प्रबल का मतलब मान कैसा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी तो अपन ने सिद्ध भी किया है, नहीं किया है? तो स्थिर विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कैसा होता है? ज़्यादा। और विद्युत बल आवेशों के बीच को चालक माध्यम यदि है, एफ ई का मान यदि हम देखें
यदि जो आवेश हम ले रहे थे, इन आवेशों के मध्य कौन सा, आवेशों के मध्य माध्यम यदि कौन सा हो जाए, माध्यम कुचालक माध्यम हो जाए। कौन सा माध्यम हो जाए, कुचालक माध्यम हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो एफ ई की वैल्यू होती है, एफ ई की जो वैल्यू होती है, ये एफ ई की वैल्यू घट जाती है, यानी स्थिर विद्युत बल का मान कम हो जाता है। मान कैसा हो जाता है, घट जाता है। यदि आवेशों के मध्य क्या आ जाए, कोई कुचालक माध्यम आ जाए, तो स्थिर विद्युत बल का जो मान होता है, स्थिर विद्युत बल का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, यानी घट जाता है। जबकि यदि गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, जबकि किसकी बात करें, एफ जी की बात करें, ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, तो ये कहता है कि हमारे बीच में चाहे कोई भी चला आए, ऐसे समझ लो कि एफ ई, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, एफ ई का मान तो कम हो जाएगा कुचालक माध्यम होने पर, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के मान में कुचालक माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो बिंदु यहाँ पर थे, ये बिंदु किसको बता रहे थे, ये बिंदु बता रहे थे आपके दोनों में समानताएं क्या होती हैं और दोनों बलों में असमानताएं क्या होती हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। फिजिक्स में जो समझाया जाता है, यदि आपने वो अच्छे से समझ के रखा है तो ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनेंगे, कहीं से भी बीच से ऑब्जेक्ट बना करके पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ऐसा सब सब्जेक्टों में होता है, यदि आपने समझने में फुल फोकस किया है तो फिर पेपर सॉल्व आसानी से हो जाता है। बाकी कल देखेंगे।